A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Bravinder Study Circle. So, my dear friends, in my today's lecture, I am going to discuss with you people the constitutional amendment bills. Constitutional amendment bills. Okay. So, our today's topic is constitutional amendment bills. ओके तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स कि भारतीय जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो अमेंडमेंट्स किस तरह से होती हैं, चेंजेस किस तरह से होती हैं. ओके, वी नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड, it is not a rigid, it is a quasi-federal, it is a quasi-federal, rigid as well as flexible. तो सम प्रोविजंस जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है इसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं. ओके, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd, 74 सो ऑन. ओके, सो आज हम प्रोविज़न डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको किस तरह से जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है, चेंजेस लाई जा सकती हैं. सो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय 3 ways. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो 3 टाइप्स की रहती हैं. 3 तरीके से हम जो है इन 3 ways वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी. फर्स्ट वन इज अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी. वी नो सिंपल मेजॉरिटी हम डिस्कस कर चुके हैं. Total number of present at the time of voting 51% ऑफ द मेंबर्स की अगर सपोर्ट मिल जाए फेवर में तो वो सिंपल मेजॉरिटी होती है. वोटिंग के टाइम पे दोनों हाउसेस में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, कोरम से ऊपर 1/10 से ऊपर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, अगर प्रेजेंट मेंबर्स में से 51% मेंबर सपोर्ट में आ जाए किसी बिल की, अमेंडमेंट बिल की, तो वो बिल जो है एक हाउस में पर्टिकुलरली क्लियरली पास हो जाता है. एक अमेंडमेंट की जा सकती है ओनली बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. एंड आल्सो अंडर आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो रहती हैं, और ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन सी? बाय स्पेशल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, एज वेल एंड special majority with support of 50% states, with support of 50% of states. कुछ प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से ही जो है अमेंडमेंट हो सकती हैं. कुछ प्रोविजन जहाँ पे फेडरल फीचर्स हो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ 50% मोर देन वी कैन से विद द सपोर्ट ऑफ मोर देन 50% स्टेट्स. ठीक है, तो 50% ऑफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी उन प्रोसेस में, उस अमेंडमेंट्स में ज़रूरी है. नाउ वी विल डिस्कस दीज अमेंडमेंट्स वन बाय वन.
जैसे कि फर्स्ट वी विल डिस्कस अमेंडमेंट बाय simple majority, that is 51% of present members present and voting. तो दोनों हाउसेस में बिल पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 51% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उसका 51% सपोर्ट अगर फेवर में आ जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन सी अमेंडमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी न्यू स्टेट फॉर्म करनी है, नाम चेंज करना है, स्टेट्स को बाइफरकेट करना है, तो उस तरह की अमेंडमेंट के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। अनदर एग्जांपल वी कैन से abolition or creation of legislative council of states। ओके, अगर किसी भी स्टेट में, वही लोगों की हमारी सभी स्टेट्स जो वो बाई कैमरल नहीं है, ओनली 5 to 6 स्टेट्स जो हैं वो बाई कैमरल हैं, जहाँ पे टू हाउसेज रहते हैं। ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलसीज। ओके, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रखना या नहीं रखना, ये भी किसी भी स्टेट को, ये भी बिल कौन पास करता है, पार्लियामेंट में ये पास होना चाहिए ओनली बाय द सिंपल मेजॉरिटी। उसी के साथ सिटीजनशिप, अमेंडमेंट एक्ट, और कोई भी सिटीजनशिप लॉ में चेंज करना है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऑफ 1955, कोई भी इस तरह का लॉ सिटीजनशिप के रिलेटेड जो चेंज लानी है, तो ये सब प्रोसेसेस किए जाते हैं, ये अमेंडमेंट्स होती हैं ओनली बाय द सिंपल मेजॉरिटी। इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं अंडर सिंपल मेजॉरिटी हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2 इज अमेंडमेंट्स बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अमेंडमेंट्स जो हैं स्पेशल मेजॉरिटी के लिए, तो स्पेशल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट्स होती हैं, इसमें क्या प्रोसेस रहता है? इस स्पेशल मेजॉरिटी मींस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, majority of the total members and 2/3 members present and voting okay, that means स्पेशल मेजॉरिटी का बिल पास होने के लिए किसी भी हाउस में एक तो हमें चाहिए थे मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स, दैट मीन जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जैसे 545 इन केस ऑफ राज्यसभा लोकसभा एंड 245 इन केस ऑफ राज्यसभा। सो मेजॉरिटी मीन्स 51% ऑफ द मेंबर्स टोटल हाउस के, दोनों हाउसेस के अगर दोनों बिल पास हो जाए, उसके साथ साथ 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, जो वहाँ पे प्रेजेंट हो एट द टाइम ऑफ वोटिंग, उनकी भी सपोर्ट चाहिए होती है। तो अगर ये सपोर्ट मिल जाए तो स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस में। जैसे रिसेंटली अभी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो वुमेन रिजर्वेशंस को लेके चला था, तो वो बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। 2/3 मेजॉरिटी वो बिल जो है वो गेन नहीं कर सका। ओके, सो इस तरह से वो बिल जो है वो पास नहीं हो सका। जैसे 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है ये स्पेशल मेजॉरिटी से हुई है।
अब इसकी एग्जांपल्स जैसे मैं बताऊं, लाइक फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना हो, चेंज इन द फंडामेंटल राइट्स, change in the fundamental rights, directive principles of state policies, DPSPs. ओके, तो अगर इनमें कोई भी चेंजेस लानी हो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के रिलेटेड, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई गई। फंडामेंटल राइट जैसे 44th अमेंडमेंट से जो हमारा 7th फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको लीगल राइट में कन्वर्ट किया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द स्पेशल मेजॉरिटी, दीज आर द पार्ट ऑफ द स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 टू टाइप्स के अमेंडमेंट्स रहती हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी और एक स्पेशल मेजॉरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ द 51% ऑफ द स्टेट्स। Next provision is जो third one, that is by special amendments by special majority, amendments by special majority plus states ratification. Amendment by special majority plus states ratification. तो यहाँ पे क्या प्रोविजंस रहते हैं? इट इज फॉर अप्लाइज टू दोज प्रोविजंस which are affecting the federal feature, or we can say the federal structure. अगर कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लानी है तो फेडरल स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर्स कौन से हो गए? जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट की इन्वॉल्वमेंट हो, ना कि सिर्फ यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स में सिर्फ स्टेट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, बट यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स में सिर्फ सेंट्रल की इन्वॉल्वमेंट रहती है, बट फेडरल में यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट रहती है, जहाँ पे स्टेट की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी होती है अगर किसी स्टेट के रिलेटेड कोई चेंज लानी है, प्रोविजंस के रिलेटेड कोई चेंज लानी है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इस तरह का अगर कोई भी फीचर है तो उसके लिए हमें चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स रैटिफिकेशन। रिक्वायर्स such features require special majority along with ratification of half of states। तो हाफ स्टेट्स की इसमें रैटिफिकेशन मंजूरी भी ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कौन से ऐसे फीचर्स हैं, लाइक अगर कोई भी चेंज प्रेसिडेंट इलेक्शन में, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन है, वही नो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन एक फेडरल फीचर है, बिकॉज इसमें स्टेट के जो एमएलएज नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएज जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई प्रेसिडेंट इलेक्शन के प्रोसीजर में अगर कोई चेंज करनी है तो उस तरह के अमेंडमेंट करने के लिए हाफ ऑफ द स्टेट्स की मंजूरी भी ज़रूरी है, साथ उसके साथ साथ स्पेशल मेजॉरिटी। एंड ऑल्सो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पावर्स, अगर इनकी पावर्स में कोई चेंज करना है हाई कोर्ट जजेस की या इनकी जुरिस्डिक्शंस में, तो ये भी जो है स्टेट्स की रेटिफिकेशन के बिना नहीं हो सकता है, अलॉन्ग विद स्पेशल मेजॉरिटी।
इसके साथ और भी बहुत सारे प्रोविजंस है लाइक जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल में भी अगर कोई चेंज लाना है, लाइक जीएसटी काउंसिल हो गया हमारा, अगर इसके प्रोविजंस में भी कोई चेंज लानी है, बिकॉज जीएसटी जो है ये भी एक फेडरल फीचर है, तो एटसेट्रा। तो जहाँ पर भी फेडरल फीचर स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 पास होने के लिए दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ में हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी ज़रूरी है। ओके, तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नाउ ओके, अब इसका प्रोसीजर क्या रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का। अगर इस बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। जैसे फर्स्ट वन, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in either house of parliament। ठीक है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है जस्ट लाइक अनलाइक मनी बिल, जैसे मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर बिल जो है इंट्रोड्यूस करना है, ये लोकसभा भी इनिशिएट कर सकती है स्टार्टिंग में और राज्यसभा में भी हो सकता है। नंबर 2, प्रेसिडेंट्स prior recommendation not required। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और इसी के साथ में अगर प्रेसिडेंट की जो परमिशन या प्रियोर उसकी रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं है, अनलाइक इन केस ऑफ मनी बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। नंबर 3, can be introduced by minister, or member। दैट मीन्स ये प्राइवेट पब्लिक बिल भी हो सकता है और प्राइवेट बिल भी हो सकता है। इसको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और यूजुअल नॉर्मल जो मेंबर ऑफ द हाउस है वो भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। बट इन केस ऑफ मनी बिल वहाँ पे सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल केस में भी सेम कंडीशन है। नाउ नेक्स्ट, मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस। अभी हमने डिस्कस किया बाय विच मेजॉरिटी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी। और अगर फेडरल फीचर्स के रिलेटेड हो तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी जरूरी होती है। नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। ओके, तो इस बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, जस्ट लाइक मनी बिल। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए। अगर पास नहीं होता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। तो डेडलॉक क्रिएट मीन्स बिल खत्म हो जाना, जैसे भी रिसेंटली हुआ है 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके रिलेटिंग टू द सम चेंजेस इन द वुमेन रिजर्वेशन बिल। ओके, वो पास ही नहीं हो पाया, 2/3 मेजॉरिटी गेन ही नहीं कर पाया। और सपोज अगर वो लोकसभा में पास हो जाता, अगर राज्यसभा में ना पास होता तो वो उस पर डेडलॉक इस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। वो दोनों हाउसेस में मंजूरी मिलना ज़रूरी है। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर बिल जो है दोनों हाउसेस में पास हो जाए, when constitutional amendment bill is passed in both the houses, then the bill is sent to the president for his assent। तो बिल की दोनों हाउसेस में पास होने के बाद बिल जो है वो किसको भेजा जाता है, प्रेसिडेंट, उसकी असेंट के लिए। तो जब बिल प्रेसिडेंट को भेजा जाए तो भेजेंगे कब, जब दोनों हाउसेस में पास होगा, ऐसे नहीं।
दोनों हाउसेस में जब बिल पास हो जाएगा तो बिल प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, और जैसे ही प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को उस पर अपनी रिकमेंडेशन देना मैंडेटरी है। वो उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को वापस नहीं भेज सकता। प्रेसिडेंट कैनॉट सेंड back this bill for reconsideration. This is very important because जैसे ही बिल दोनों हाउस में पास अगर हो जाता है, और पास हो जाने के बाद ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट को अपनी उस बिल पे अपनी असेंट देनी ही देनी है। उस बिल को वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता है, जैसे इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल था, जहाँ फिनेंशियल बिल के केसेस में जो हमने डिस्कस किया था अंडर आर्टिकल 117। सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मनी बिल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, और इसी तरह मेरे चैनल रविंद्र स्टडी सर्कल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।